गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, ये टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर में मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट किस क्वेश्चन पर आधारित और कितने क्वेश्चन आपके पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से पूछा गया है कि लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। बोला है लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है कांच, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है लकड़ी और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है जल। तो लेंस बनाने में डियर स्टूडेंट हम लोग कांच का भी उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का भी उपयोग करते हैं और जल का भी उपयोग करते हैं, लेकिन लकड़ी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति रेंज कितनी होती है। यानी मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति रेंज कितनी होती है। 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक, या 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डियर स्टूडेंट, एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होती है। तो एक खगोलीय जो इकाई होती है डियर स्टूडेंट, वो आपका 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट की एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम की जो वैल्यू होती है 10⁻−12 ग्राम के बराबर होता है। एक पिकोग्राम की जो वैल्यू होती है वो आपका 10⁻−12 ग्राम के बराबर होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि हम बात करें एक नैनोग्राम बराबर कितने के बराबर होता है, तो एक नैनोग्राम बराबर आपका जो होता है 10⁻⁻9 ग्राम के बराबर होता है। वहीं पर डियर स्टूडेंट एक ग्राम की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, किसी दिए गए धातु के विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि आर बराबर आपका क्या होता है, आर बराबर आपका होता है रो एल बाई ए। हमको विद्युत प्रतिरोधकता का निकालना है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। तो जो आपका विद्युत प्रतिरोधकता होता है ना तो आपका लंबाई पर डिपेंड करता है और ना तो आपका क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो जो आपका विद्युत प्रतिरोधकता होती है पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डियर स्टूडेंट, 6 आपका है डियर स्टूडेंट, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए डियर स्टूडेंट हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वहीं पर अमीटर का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? धारा को मापने के लिए, करंट को मापने के लिए हम लोग अमीटर का उपयोग करते हैं। और जो आपका पायरोमीटर होता है, यदि आपका अत्यधिक मात्रा में धारा हो, अत्यधिक मात्रा में करंट हो, उसको मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग होता है। तो मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बताया कि अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, घरों में पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। तो जो आपके घरों में पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं वो आपका समांतर क्रम में लगे होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घरों में पंखे और बल्ब जो होते हैं समांतर क्रम में लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित होती है कि शून्य होती है कि अनंत होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो आदर्श वोल्टमीटर की जो प्रतिरोधकता होती है अनंत होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है मोटर, जनरेटर, रेक्टिफायर या ट्रांसफार्मर? तो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में डियर स्टूडेंट आपका रेक्टिफायर बदलता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में रेक्टिफायर बदलता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सही है? फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो फ्यूज तार का कम गलनांक तथा कम चालकता होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, जब एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसकी गति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है? जब एक गेंद को आप नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसमें कौन सी भौतिक राशि आपकी स्थिर रहती है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, जब किसी भी गेंद को आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो विस्थापन आपका जैसे जैसे गेंद आपका ऊपर जाएगा विस्थापन बढ़ता जाएगा, यानी कि विस्थापन बदल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। उसी प्रकार से जैसे जैसे गेंद को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वेग धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो गेंद का वेग है वो आपका शून्य हो जाएगा। जहाँ से गेंद वापस आएगा ना वहाँ पर गेंद का वेग शून्य होगा, यानी कि वेग भी बदल रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, यदि आपका वेग में परिवर्तन हो रहा है तो गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ऊर्जा एक ऐसी राशि है जो बदलेगी नहीं। जब गेंद को आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो जो आपका एक विद्युत मोटर होता है डियर स्टूडेंट विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह को, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह को विरोध करता है, बढ़ाता है, शून्य कर देता है, इनमें से कोई नहीं है। प्रतिरोध यानी किसी भी चीज का अवरोध करना, दैट इज कॉल्ड प्रतिरोध। जैसे आपका क्या होता है, आर बराबर आपका होता है वी बट्टे आई, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह को, तो प्रतिरोध का काम यही होता है कि धारा के प्रवाह को कंट्रोल करना, धारा के प्रवाह को अवरोध करना, यानी कि धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाम से समझ सकते हैं प्रतिरोध यानी किसी भी चीज का अवरोध करना। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, धारा 0.50 एम्पियर है, पंखे द्वारा उपयोग की गई शक्ति होगी।
तो शक्ति P बराबर क्या होता है? P बराबर आपका होता है V इंटू आई। V की वैल्यू आपको दे रखा है 220 और I की वैल्यू आपको दे रखा है 0.5। इसको आप गुणा करेंगे तो 110 वाट आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए और वोल्टेज स्थिर रहे तो धारा होगी। यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध हम बढ़ा देते हैं और वोल्टेज को स्थिर रखते हैं तो धारा क्या होगी? तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि आर बराबर आपका होता है भी बट्टे का आई। आर बराबर आपका होता है भी बट्टे आई। तो क्वेश्चन में यह बोला गया है, यदि हम वोल्टेज को स्थिर रखते हैं यानी कि हम वोल्टेज के कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो यदि हम प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं, यदि हम प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं तो धारा क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट, यदि आप प्रतिरोध को बढ़ाओगे, यदि आप प्रतिरोध को बढ़ाओगे तो जो आपकी धारा होगी वो आपका कम हो जाएगी। यदि आप प्रतिरोध को बढ़ाओगे तो धारा कम हो जाएगी, क्योंकि जो आपका प्रतिरोध है धारा के व्युत्क्रमानुपाती है। जो आपका प्रतिरोध है धारा के व्युत्क्रमानुपाती है, जैसा कि आप फार्मूला से देख सकते हैं। तो यदि हम प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो धारा जो आपकी है वो घट जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, सूर्य के प्रकाश से प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग क्या है? सबसे अधिक आवृत्ति वाला रंग क्या है? तो सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बड़े वर्णक्रम में सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है वो आपका बैगनी रंग की सबसे अधिक आवृत्ति होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। यदि हम बात करें तरंग दैर्ध्य का, तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है वो आपका लाल रंग का और सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होता है वो आपका बैगनी रंग का। तो दोनों बातें ध्यान में रखना है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, सबसे कम बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है और सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है वो आपका लाल रंग का होता है। वहीं पर आवृत्ति की बात करें तो सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है बैगनी रंग का होता है और सबसे कम जो आवृत्ति होता है वो लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, न्यूटन मात्रक है, दाब का, द्रव्यमान का, आवेग क्या, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका न्यूटन होता है वो मात्रक किसका होता है? वैसे तो जो न्यूटन मात्रक होता है वो आपका बल का होता है। तो दाब का तो मात्रक न्यूटन है नहीं, द्रव्यमान का मात्रक तो है नहीं न्यूटन, आवेग बराबर क्या होता है? आवेग का तो मात्रक है नहीं न्यूटन। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका एमरी नाम दिया गया है शुद्ध एल्यूमिनियम धातु को, अशुद्ध एल्यूमिना को, एल्युमिनियम नाइट्रोट को, इनमें से कोई नहीं। तो एमरी जो नाम दिया गया है डियर स्टूडेंट अशुद्ध एल्यूमिना को दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, कृत्रिम साबुन का सूत्र है। तो कृत्रिम साबुन का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कृत्रिम साबुन का सूत्र क्या होता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस को। इन टॉप 20 क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।